नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य प्रदेश में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रमोशन के 21 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 2 पद ही भरे हुए हैं, जबकि 19 पद खाली हैं। सरकार हर साल राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस के पदों पर प्रमोट कर रही है, लेकिन गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस बनाने से वंचित रखा जा रहा है। वैसे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आईएएस में हर वर्ष प्रमोशन दिया जाता है। इस साल भी प्रदेश में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा का आईएएस में चयन करने की कोई प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई। मध्य प्रदेश आईएएस संवर्ग में 469 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 33% पद राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रमोशन और 66% पद सीधी भर्ती के आईएएस से भरे जाते हैं, जबकि राज्य प्रशासनिक सेवा से भरे जाने वाले 33% पदों में से 15% गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए निर्धारित होने के बाद भी इन्हें नहीं भरा जा रहा है। गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस में अंतिम सिलेक्शन वर्ष 2015 में हुआ था। उस समय गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के संजय गुप्ता, डॉक्टर मंजू शर्मा, डॉक्टर श्रीकांत पांडे और शमीमुद्दीन ही आईएएस में प्रमोट हुए थे। इनमें से 2 अधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा और डॉक्टर श्रीकांत पांडे रिटायर हो चुके हैं। वर्तमान में संजय गुप्ता और शमीमुद्दीन ही गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रमोट होने वाले अभी कार्यरत हैं। 5 साल बीतने के बाद भी गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस के पदों पर प्रमोशन देने की कोई प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं, जबकि राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों को आईएएस बनाने के लिए डीओपीटी जल्द ही यूपीएससी में डीपीसी करवाने फाइल भेजेगा। कुल पदों का 4% गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस के प्रमोशन के पद भरे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रमोशन लंबे समय से नहीं हुए हैं। अंतिम 2000 वर्ष में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रमोशन हुए थे। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर हर साल आईएएस में प्रमोट होते हैं, लेकिन गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, जबकि अन्य राज्यों में जो है इनको जो प्रमोशन दिया जाता है। अन्य राज्यों में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो हैं वो आईएएस में लगातार प्रमोट हो रहे हैं। उनका हर साल राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ में प्रमोशन होता है। मध्य प्रदेश में आईएएस संवर्ग में 669 पद स्वीकृत हैं। 33% पद राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रमोशन और 66% पद सीधी भर्ती के आईएएस से भरे जाते हैं। आईएएस के प्रमोशन में राज्य प्रशासनिक सेवा से भरे जाने वाले 33% पदों से 15% गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए तय हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में हर साल गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रमोशन होता है। छत्तीसगढ़, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड में भी हर साल गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर आईएएस बनते हैं। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उन्होंने मांग भी की थी, लेकिन उनकी ये मांग सरकार ने कोई गौर नहीं किया उस पर। यही कारण है कि 2015 के बाद अभी गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन नहीं मिल पाया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी नहीं चाहते हैं कि गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आईएएस
में शामिल हों। दरअसल उनके आने से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पद ही कम होते हैं। यदि गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में शामिल नहीं किया जाता है तो इसका सीधा सीधा लाभ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही मिलता है। यही कारण है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हर बार प्रमोशन में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नहीं चाहते कि उनको पदोन्नत किया जाए। जब कभी राजनीतिक दबाव होता है या प्रशासनिक दबाव होता है तभी गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति के लिए रास्ते खुलते हैं। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी। गौरव चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। गौरव जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए जी। क्या कारण है गौरव जी कि जो गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनको आईएएस बनाने के मामले में मध्य प्रदेश में टालमटोल हो रही है? देखिए, इसका एक सबसे बड़ा कारण है जो डायरेक्ट आईएएस की भर्ती होती है जी, उनका दोयम तीसरे दर्जे का व्यवहार जी। मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के कैडर में एक डायरेक्ट आईएएस की भर्ती होती है, दूसरी आईएएस की भर्ती राज्य प्रशासनिक सेवा से ली जाती है और तीसरी अन्य विभागों के माध्यम से प्रस्ताव बुलाकर की जाती है जी। और हम देखें बहुत लंबे समय से इस मध्य प्रदेश में और पूरे देश में डायरेक्ट आईएएस भर्ती होने वाले आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा से आने वाले आईएएसओं के बीच में एक तनाव का वातावरण बना रहता है। उन्हें दोयम दर्जे का अधिकारी समझा जाता है। ठीक इसी प्रकार जो विभागों के अंतर्गत आईएएस चुनकर आते हैं उनके साथ भी इस तरीके का व्यवहार सीधी भर्ती वाले आईएएस करते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि डायरेक्ट आईएएस का जो व्यवहार है उसके कारण। नंबर 2, जो विभागों से प्रस्ताव भेजे जाते हैं वो प्रस्ताव कई बार राजनीतिक प्रभाव के तहत या प्रशासनिक गड़बड़ियों के साथ प्रस्ताव भेज दिए जाते हैं जिसके कारण वो प्रस्ताव आगे जाकर अटक जाते हैं। इसलिए विगत 5 साल से गैर प्रशासनिक सेवा के जो आईएएस की भर्ती होती थी उस पर एक प्रकार से रोक लग गई है, क्योंकि कुछ अधिकारी जब उनके नाम सीएस लेवल की कमेटी ने फाइनल कर दी उसके बाद वो कोर्ट में चले गए और उन्होंने उसको अटका दिया कोर्ट में जाने के कारण। ठीक ऐसा ही जबकि सेम किसी तरह के मामले में अगर सीधी भर्ती वाला आईएएस होता है तो उसमें से किसी दागी अधिकारी जो रहते हैं उसके प्रस्ताव को रोक दिया जाता, बाकी लोगों को पदोन्नत कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पर उल्टा व्यवहार किया जाता है और उन्हें नहीं भेजा जाता। और तीसरा एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है नेतृत्व की राजनीतिक इच्छा शक्ति जो कई बार उनके पक्ष में नहीं आ पाती, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे अधिकारी कर्मचारी रहते हैं और उनका राजनीतिक वजूद नहीं होता है, जिसके कारण भी उनको वो मदद नहीं मिल पाती, वो हक नहीं मिल पाता। गौरव जी, इसको देख के ये नहीं लगता कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनकी और राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनकी ये मनमानी चल रही है कि क्योंकि पिछले 5 साल में तो डीओपीटी में नाम ही नहीं भेजे गए हैं गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कि उनको आईएएस में प्रमोट करने के लिए। नहीं उमेश जी जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है जी, लेकिन मैंने इसका जो प्रमुख कारण बताया, एक्चुअली होता क्या है कि विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जो विभागों में अच्छे अधिकारी रहते हैं उनके नाम चुनकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है। वो कमेटी बैठकर उन नामों को स्क्रीन करती है और स्क्रीनिंग करने के बाद यूपीपीएससी को भेजा जाता है जी। लेकिन होता यह है कि कई बार विभागों से जो नाम और जो प्रस्ताव भेजे जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा लेकुना खड़ा कर दिया जाता है जिसके कारण आगे आकर उनको दिक्कत होती है, या विभागीय अधिकारियों की जो लड़ाइयां रहती हैं वो उस लड़ाई में उनको उलझा देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो योग्य अधिकारी है उसका नाम तो छोड़ दिया जाता है और अयोग्य अधिकारी का नाम भेज दिया जाता है। तो एक सबसे बड़ा कारण है। इस कारण से मध्य प्रदेश में जो गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती हुआ करती थी उस पर रोक लग गई। गौरव जी, अन्य राज्यों में जैसे हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है,
इवन जो मध्य प्रदेश से अलग होके एक राज्य 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, जो पड़ोसी राज्य है, वहाँ भी नियमित गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदोन्नत किया जा रहा है। साल दर साल जो पदोन्नति के लिए डीओपीटी बैठक बुलवाती है यूपीएससी में, वहाँ नाम जाते हैं और वो पदोन्नत भी हो रहा है इन राज्यों में। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलहदा है इनसे। तो ये इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है कि होना चाहिए, या कई बार देखा गया है कि राजनीतिक दबाव में वो चाहते हैं जिनका नाम, तो उनका नाम उसमें आ जाते हैं। जैसे 2015 में चर्चा थी कि कुछ नाम ऐसे आए थे, इस वजह से 2015 में हुए थे। 2015 में भी एक लंबे अंतराल के बाद हुआ था और अब फिर एक लंबा अंतराल हो गया। कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, डीओपीटी तो हर साल प्रस्ताव बुलवाता है, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भी बुलवाता है और गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भी बुलवाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से जैसे अभी 2015 के बाद से रोक लगी हुई है, और उसके पहले अगर हम देखें तो 2015 के पहले भी 3-4 साल लगातार नाम नहीं भेजे गए थे। उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी, जो मध्य प्रदेश की आईएएस लॉबी है, डायरेक्ट सीधी भर्ती वाली, वो इनके प्रस्तावों में अड़ंगे लगाती है या इनके प्रस्तावों को सही तरीके से सीएस की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सामने नहीं रखती, जिसके कारण ये सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं। उस समय 2015 में तो यह मामला भी सामने आया था कि कुछ मंत्रियों के दबाव में ऐसे अधिकारियों के नाम भेज दिए गए थे जो उस पद के योग्य ही नहीं थे। लेकिन चूंकि राजनीतिक दबाव था तो वहां से तो नाम भेज दिए, लेकिन जब देखा कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा या सरकार की किरकिरी ज्यादा होने लगी तो उन प्रस्तावों को फिर अटका दिया गया। लेकिन गौरव जी, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तो पदोन्नत होकर आईएएस बन ही रहे हैं, तो गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यदि पदोन्नत हो रहे हैं तो सीधी भर्ती के ये जो आईएएस हैं, जो आला अफसर हैं, तो इनको क्या तकलीफ है कि क्या दिक्कत? क्योंकि राज्य प्रशासनिक सेवा के तो आ ही रहे हैं ना, वो तो नियमित आ ही रहे हैं, वो बन ही रहे हैं, वो प्रमोटी आईएएस। देखिए, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है जो अनुपात डीओपीटी ने तय कर रखा है। उस अनुपात के कारण हर सरकार की मजबूरी हो जाती है कि उन्हें उतने पद देना ही पड़ेंगे। लेकिन गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए जो राज्य प्रशासनिक सेवा के 33% का जो आरक्षण दे रखा है, उसका भी 15%, यानी अगर इसका सीधा फायदा तो राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को होता है यदि नहीं आते हैं तो। नहीं, अगर 5 अधिकारी जा रहे हैं तो 5 अधिकारी के पीछे 1 या 2 अधिकारी गैर राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जा सकता है और उनके पदों को अपने उसमें करने के लिए, कब्जे में करने के लिए, ये राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हित में भी मामला जाता है और ये जो सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारी हैं उनके हित में भी मामला जाता है। तो इसमें सुधार की गुंजाइश तो कुछ है नहीं कि आने वाले दिनों में कुछ सुधरेगा, क्योंकि जब जो बैठे हैं कर्ता धर्ता, जो आला अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं, उन्हीं के हाथ में सारी कमान है। जब वही नहीं चाहते तो सुधार की तो कोई गुंजाइश नजर आती ही नहीं है। फिर इसमें जब राजनीतिक, गौरव जी, जब राजनीतिक दबाव जब होगा तब जरूर वो नाम शामिल कर लेते हैं। नहीं, ये आप और हम कह सकते हैं, लेकिन एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत अगर किसी मामले में गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अगर एक बड़ी लड़ाई लड़े तो हो सकता है उनको स्वाभाविक हक मिले। सबसे बड़ी चीज है कि डीओपीटी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर राज्य सरकारों को अब उनके प्रस्ताव नहीं मिल रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या और किन किन राज्यों से नहीं आ रहे हैं ये चिन्हित करना चाहिए डीओपीटी को, और डीओपीटी का भी इस ओर ध्यान जाना चाहिए। लेकिन डीओपीटी भी जो यहाँ से प्रस्ताव जाता है उसको अपना मंजूरी दे दी और उसके बाद सब कुछ लगा हो गया। तो यही चल रहा है जी। ये सही कहा गौरव जी आपने कि इस ओर जो है गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनको भी कहीं एकजुट होना होगा और उनको ये बात पहुंचाना होगी, और इस ओर जो है डीओपीटी को भी ध्यान देना होगा कि किन राज्यों से प्रस्ताव आ रहे हैं और किन राज्यों से प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं। इसको बारीकी से उनको देखना होगा और देख के उसके बाद उन राज्यों को ताकीद करना होगा कि उनके नाम भी वो भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव चतुर्वेदी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। प्रदेश के 20 जिला उपभोक्ता फोरम अब जिला उपभोक्ता आयोग कहलाएंगे। राज्य स्तर पर भी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नाम से जाना जाएगा। इन दोनों स्तर के आयोग के अधिकारों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण
कानून 1986 के अंतर्गत दिए अधिकारों को संशोधित कर दिया है। जिला उपभोक्ता फोरम का नाम बदलने के साथ ही आयोग को 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई के अधिकार दे दिए गए हैं, जबकि पहले जिला स्तर पर आयोग में केवल 20 लाख रुपए तक की सुनवाई के ही अधिकार थे। इसी तरह राज्य उपभोक्ता फोरम का नाम बदलने के साथ ही अधिकार भी बढ़ा दिए हैं। अब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सुनवाई की सीमा भी बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है, जबकि राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहले 1 करोड़ तक के ही मामलों की सुनवाई कर सकता था। 10 करोड़ से अधिक के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में होती है। किसी उपभोक्ता द्वारा आयोग से शिकायत की जाती है और 21 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसके अगले दिन आयोग में स्वतः मामला दर्ज हो जाएगा। अब उपभोक्ता जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करा सकेगा। उत्पाद या सेवाओं को लेकर कोई लोकप्रिय व्यक्ति अथवा सेलिब्रिटी किसी ऐसे उत्पाद या सेवा का प्रचार प्रसार करता है जिससे उपभोक्ता को नुकसान हुआ है अथवा उससे नुकसान होने की संभावना है, तो उसके लिए उत्पाद निर्माता, सेवा प्रदाता और सेलिब्रिटी भी जिम्मेदार होंगे। जिला उपभोक्ता फोरम का नाम और अधिकार केंद्र सरकार ने बदल दिया है। अब जिला उपभोक्ता फोरम के अधिकार भी बढ़ा दिए गए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। इसी तरह जिला उपभोक्ता जो फोरम था उसका नाम बदलकर जिला उपभोक्ता आयोग कर दिया है और अब जिला उपभोक्ता फोरम में भी अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। पहले 20 लाख तक के मामलों की सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम में हुआ करती थी, लेकिन अब इससे ज़्यादा राशि के मामलों की सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम में होगी। इसके लिए पहले जिलों के उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत आती थी किसी प्रोडक्ट को लेकर तो शिकायत करने के लिए राज्य उपभोक्ता फोरम पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं होगी। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। प्रदेश में अब उचित मूल्य की दुकानों की मॉनिटरिंग क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां करेंगी। इतना ही नहीं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनियमितता करने वालों के खिलाफ सरकार ने कालाबाजारी की धाराओं में सख्त कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण का दायित्व स्व सहायता समूह को सौंपने पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है। राज्य सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी थी कि क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों का इस्तेमाल कोरोना महामारी के बाद भी करती रहेगी। महामारी के दौरान प्रदेश के गांव-गांव में मैदानी स्थिति पर नज़र रखने के लिए राज्य सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों का गठन किया था। कोरोना महामारी के दौरान यह क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां खासी कारगर साबित हुई थी। संक्रमण की चेन तोड़ने और रोकथाम करने के लिए कर्फ्यू हो या फिर कंटेनमेंट जोन अथवा मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने और लॉकडाउन से अनलॉक की स्थिति की ओर जाने के मामले में सुझाव देना हो, तो क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां खासी कारगर साबित हो रही थी। क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के सुझाव पर ही जिला कलेक्टर
और राज्य सरकार निर्णय ले रही थी। प्रदेश में 58,000 से अधिक क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां हैं। इन समितियों में करीब 6,51,000 सदस्य हैं। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 25,423 उचित मूल्य की दुकानें हैं। 1,13,00,000 परिवारों को इन उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न दिया जाता है। खाद्यान्न वितरण मामले में अक्सर गड़बड़ियों की शिकायतें आती रहती हैं। सरकार ने तमाम तरह के प्रयास किए, लेकिन उचित मूल्य की दुकानों में गड़बड़ियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। सरकार ने अब उचित मूल्य की दुकानों की गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। देखना है कि क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां खाद्यान्न वितरण के मामले में कितना अंकुश लगा पाती हैं। उचित मूल्य की दुकानों में हमेशा से ही शिकायतें आती रही कि जो उसके संचालक है उसके द्वारा खाद्यान्न कम दिया जा रहा है, समय पर दुकान नहीं खुल रही है, इसके अलावा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कई बार ये भी शिकायतें आती रही कि ज़्यादा कीमत वसूली जा रही है, कम दिया जा रहा है मात्रा में। इन सब शिकायतों को रोकने के लिए, इन सब शिकायतों पर सरकार ने ध्यान दिया और उसके बाद कई अंकुश लगाए, लेकिन सरकार के द्वारा जो किए गए प्रयास थे वो उतने कारगर साबित नहीं हो रहे थे। यही कारण है कि सरकार ने अब निर्णय लिया है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां थी, कोरोना काल में बनाई गई थी, जो खासी मददगार साबित हुई सरकार के लिए, सरकार को बहुत सुझाव दिए। अब ये उचित मूल्य की दुकानों पर निगरानियां रखेंगी, जो हितग्राही हैं उन तक खाद्यान्न पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, संचालक के द्वारा कि कोई अनियमितता तो नहीं की जा रही है, वज़न कम तो नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ों की वो निगरानी रखेंगी और ये जो है निगरानी रखने के बाद इस संबंध में जो भी शिकायत होगी या जो भी सुझाव होंगे वो खाद्य विभाग को ये जानकारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां उपलब्ध कराएंगी। प्रदेश में फ़िलहाल 58,000 से अधिक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हैं जो अभी कोरोना काल में अच्छा काम कर रही थी। वो सब अब सरकार के द्वारा बताए गए कामों पर लगेंगी। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 25,423 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जहां पर गरीबों को और अन्य हितग्राही जो हैं जिनको राज्य सरकार खाद्यान्न मुहैया कराती है, वो इन दुकानों से उन सबको खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है। सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है कि जो खाद्यान्न की कालाबाजारी करते हैं उचित मूल्य की दुकान वाले, उनके खिलाफ अब कालाबाजारी की जो धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। नगरीय निकायों में चुनाव कराए जाने की बात सुनते ही आजकल सत्ताधारी दल के विधायक तनाव में आ जाते हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में चुनाव नहीं होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी सत्ताधारी दल के विधायक ही उठा रहे हैं। इसलिए अधिकांश विधायक चाहते हैं कि नगरीय निकाय के चुनाव जितना टल सकें टल जाना चाहिए। दरअसल विधायकों के पास विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए सीमित फंड होते हैं, इसलिए विधायक अधिकांश काम नगरीय निकाय की मदद से करवा लेते हैं। ज़्यादातर नगरीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। निकायों की कमान अफसरों के पास चले जाने से विधायकों का दखल बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है। निर्वाचित परिषद नहीं होने से सत्ताधारी दल के विधायक के फरमान पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसलिए राजनीति के गलियारों में यही चर्चा हो रही है कि निकायों के चुनाव नहीं होने से विधायकों की चारों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।